हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। क्या आप जानते हैं भारत में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कब हुई? भारत में सेंट्रलाइजेशन पूरा कब हुआ? भारत में लेजिस्लेचरी डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विधायी विकेंद्रीकरण कब शुरू हुआ? भारत में कब पहली बार ये कंपलसरी हुआ कि इंडियन काउंसिल में कम से कम एक मुस्लिम होगा? भारत में ये कब जो है कंपलसरी हुआ कि वायसराय की या गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कम से कम एक या दो इंडियन लेने ज़रूरी हैं? कब भारत में जो प्रांतीय स्वायत्ता है वो लागू हुई? कब भारत में द्वैध शासन खत्म हो गया? कब भारत में केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ? भारत में द्वैध शासन कब कब क्या क्या था? वो 1765 का क्या था? वो 1919 का क्या था? वो पिट्स एक्ट से क्या था? वो 1858 से क्या था? और आज की तारीख में क्या है द्वैध शासन या दोहरा शासन? इन सारी चीज़ों को जानेंगे हमारी इसी क्लास में, हमारी इसी वीडियो में। सब कुछ देखने के लिए अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर करिए। थैंक यू। आगे चलते हैं। तो विकास जी, आज पॉलिटी की क्लास है, क्लास 15 है। सामने कैमरा लगा हुआ, आप लोग भूल जाइए कि सामने कैमरा लगा हुआ। हम लोग जो बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आप लोग भूल जाइए कि हम लोग क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, आइए। आज हम लोग आपसे बात करेंगे कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरह से हुआ। देखिए, ये जो टॉपिक है ये इंडियन हिस्ट्री में भी आएगा और पॉलिटी में भी आएगा। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी दोनों में जुड़ा हुआ है। और इस टाइटल का जो नाम है या इस टॉपिक का जो नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास या भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसी के बहाने कई सारे एक्ट हैं, उसमें क्या हुआ, किस में क्या हुआ, किस में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये पॉलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये क्लास आपकी वनडे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। भारत में मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है पहला, यानी कि पहली बार या पहला क्या हुआ होगा। हमारे यहाँ सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो 1773 में आया और लागू हुआ 1774 में। चार्टर एक्ट सबसे पहले। अच्छा, चार्टर का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ देना। चार्टर जो इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब आप किसी को कोई ग्रांट या किसी को परमिशन या कुछ दे रहे हैं। तो चार्टर एक्ट जो था वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट या अंग्रेज सरकार जो थी कंपनी को जो कुछ अधिकार देती थी उसको बोला जाता था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो आए वो केवल कंपनी के लिए आए। चार्टर एक्ट आए कितने? एक 1793 में आया। इसके अलावा जो अदर चार्टर एक्ट आए 1813, 1833 में, 1793, 1813, 1833 में चार्टर एक्ट आए। आखिरी चार्टर एक्ट जो आया वो 1853 में आया। 4 चार्टर एक्ट आए। चार्टर एक्ट का मतलब क्या था कि ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार सौंपना। ओके, ध्यान रखना, चार्टर एक्ट केवल ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड थे। उसके बाद काउंसिल एक्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि जगह सीमित है यहाँ पर बोर्ड पे और एक ही बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें लिखना चाह रहा हूँ। इंडियन काउंसिल एक्ट, हिंदी में भारत परिषद अधिनियम। सबसे पहला जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में आया, दूसरा 1892 में आया और आखिरी जो आया 1909 में आया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम। सर्दियाँ आने लगी हैं, आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए, मुझे लग गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम पहला आया 1858 में। तब 1857 की गदर के बाद जब कंपनी का शासन ख़त्म हुआ और भारत में इंग्लैंड की संसद का या इंग्लैंड का प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया। तो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में और आखिरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो 1935 में था। इसके बीच में भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इमरान जी आप बताओ कौन सा था? पहला 1858 में आया, आखिरी 1935 में आया। आप लोग बताएं। हाँ, एक और आया इसके अलावा 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला, ठीक है ना। तो 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं, 1858, 1919 और 1935। ओके। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये कार्यकारी परिषद। आपको मैं बता ही चुका हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अच्छा, रेगुलेट का मतलब रेगुलेटिंग जो बना है रेगुलेट से बना है। आपने देखा हो ना, फ़ैन लगे होते हैं घर में, पंखे, बिजली के पंखे, उनमें रेगुलेटर लगा होता है। जो हमारे स्टैंड फैन जिन्हें आप फर्राटा फैन भी कहते हो,
और जो सीलिंग फ़ैन है वो अलग अलग है। तो सीलिंग फ़ैन का में होता है कि जहाँ पर उसका स्विच होता है वहीं पर आप देखते हैं ना गोल गोल घुमाने के लिए लगा रहता है, जिससे स्पीड कम या ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपके जो स्टैंड फ़ैन होते हैं उन्हीं में अलग से स्विच दिया रहता है, नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके, जो आप उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। तो एक्चुअली ये जो स्विच होते हैं इन्हीं को हम रेगुलेटर कहते हैं। ये वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं, जिससे फ़ैन की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा होती है। तो रेगुलेटिंग जो बना है और रेगुलेटर से बना है, इसका मतलब है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कंट्रोल करने के लिए या उस पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए जो एक्ट पास किया, सबसे पहला उसको नाम दिया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अच्छा, सबसे पहला नहीं, एक ही एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट, वो केवल 1773 में, 1773 में। यहीं से जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट की दखल शुरू हुई भारत के शासन में या कंपनी के शासन में। तो एक्चुअली हुआ क्या था, हुआ ये था कि आपको पता है कंपनी यहाँ केवल व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी युद्ध में उलझ गई और व्यापार की जगह उसने जो है अपना पॉलिटिकल जो मसले हैं उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपना साम्राज्य बनाने पर वो लग गई। व्यापार पर जो ध्यान था वो कंपनी का हट गया। इस वजह से कंपनी का खर्च जो है वो बहुत बढ़ गया। एक स्थिति ऐसी आई, कंपनी जो थी यहाँ पर दिवालिया जैसी स्थिति में पहुँच गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की सरकार से या ब्रिटिश पार्लियामेंट से लोन मांगा। इंग्लैंड की सरकार ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को 10 लाख पाउंड का, उस समय 10 लाख पाउंड का लोन जो था वो सैंक्शन किया, लेकिन शर्तें थोप दी। वो शर्तें क्या थी? वही रेगुलेटिंग एक्ट था। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कानून बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ शर्तें आयद की थी, लागू की थी, उसी को नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, बात करते रहेंगे। सबसे पहली जो बात शुरू हुई थी, अभी मैंने आपसे पूछा कि भारत में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कब हुई, तो यहीं से भारत में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। आपको पता है उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी थी, तीनों प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। और अब जैसे ना घर में भाई होते हैं ना, एक ही बिल्डिंग में, एक ही घर में 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग रह रहे हैं, तीनों की शादियाँ हो गई हैं, तीनों अलग अलग हो गए, लेकिन एक ही कैंपस के अंदर रह रहे हैं, एक ही घर के अंदर रह रहे हैं। सबके अपने अपने चूल्हे, अपने अपने किचन हैं, सबके अपने अपने कारोबार हैं, लेकिन सुख दुख में हमेशा वो साथ होते हैं। तीनों अपनी अपनी जीवन में आज़ाद हैं, अपने अपने परिवार को अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन हर सुख दुख में वो एक साथ होते हैं। उसी तरह से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, तीनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी थी, तीनों में अलग अलग गवर्नर था और तीनों के गवर्नर अपने अपने हिसाब से काम करते थे। लेकिन जब भी कोई, मान लीजिए किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी भारतीय या विदेशी शक्ति से झगड़ा हो रहा है, तो तीनों ही एक साथ हो जाते थे, तीनों मिलकर लड़ते थे। अब यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई? वो ऐसे हुई कि जो कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था, रेगुलेटिंग एक्ट से उस गवर्नर को नाम दिया गया गवर्नर जनरल। बंगाल का या कलकत्ता का या फोर्ट विलियम का जो गवर्नर था उसको नाम दिया गया गवर्नर जनरल। तो यही से क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में पहली बार गवर्नर जनरल की पोस्ट कब बनी? तो 1773 में बनी। 1773 का एक्ट लागू कब हुआ? 1774 में। इसमें कन्फ्यूजिंग भी होता है और मैं अभी आपको यहाँ मैंने लिख भी रखा है, मैं बताऊँगा अभी आपको, ये हल्का सा बताता चलूँ कि भारत में गवर्नर जनरल की पोस्ट जो सबसे पहले बनी ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बनी। इस समय, और यहाँ पर इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। तो बंगाल के या फोर्ट विलियम के, कलकत्ता के गवर्नर को भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल कहा गया या भारत में कंपनी का गवर्नर जनरल कहा गया। वारेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल में था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मौका मिला भारत में पहला कंपनी का गवर्नर जनरल बनने का। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नर जो था उसको नाम दिया गया गवर्नर जनरल का। अब गवर्नर जनरल की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए, गवर्नर जनरल या गवर्नर जो हो रहा था वो तानाशाह जैसा होता जा रहा था, तो उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए एक काम हुआ कि भाई अब गवर्नर जनरल को के साथ जो है एक काउंसिल होगी जो काम करेगी, भारत सरकार के या कंपनी सरकार के जो कामकाज हैं उनको देखेगी। क्या देखेगी? कामों को देखेगी। इंग्लिश में इसको कहता है, काम को करने को कहता है एग्जीक्यूट। कोई एक ऐसा है जो योजनाएं बनाता है, जो उन योजनाओं को लागू करता है, उसे कहते हैं एग्जीक्यूट करना। तो यहीं से शब्द आया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब काम करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल, हिंदी में कहते हैं परिषद। तो यहीं से सबसे पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अस्तित्व आया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से
पहली बार भारत में एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद बनी। इसमें टोटल 5 मेंबर थे, एक गवर्नर जनरल और 4 अदर मेंबर उसके साथ, 4 उसके सहयोगी। इनको नाम दिया गया सहयोगी सदस्य। ठीक है, 1+4। अब 5 लोगों की जो बॉडी थी या 5 लोगों की जो संस्था थी, उसने कंपनी की ओर से भारत में शासन करना शुरू कर दिया। अब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो चेयरमैन था वो गवर्नर जनरल था, लेकिन गवर्नर जनरल की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया। अंकुश ये था कि गवर्नर जनरल के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने काम इस काउंसिल से साझा करे, यानी कि इस काउंसिल के मेंबर को भी कुछ काम दे। इसके अलावा जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी पॉलिसीज बनेगी कंपनी की, यहाँ पर वो ये जो 5 लोग हैं सारे मिल बैठ कर बनाएंगे। एक गवर्नर जनरल और 4 उसकी काउंसिल के मेंबर, ये सब मिलकर जो है पॉलिसीज़ बनाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी कर दिया गया कि आप जो हैं मेजॉरिटी से फैसला लोगे, या तो फैसले में आपकी आम राय हो, 5 लोग हो, जैसे गवर्नर या गवर्नर जनरल ने इससे पहले जो कह दिया वही कानून होता था। लेकिन अब ये कह दिया गया कि आप लोग जो हैं इसमें मिलजुल कर फैसला लेंगे। अगर किसी पॉलिसी पर आम राय है तो ठीक है, आप लोगों में सब में सहमति है तो ठीक है, अगर सहमति नहीं होती है तो वोटिंग होगी। अब टोटल 5 मेंबर हैं, जिधर 3 वोट होंगे वो फैसला माना जाएगा। तो ये कहा गया था कि इससे गवर्नर जनरल की शक्तियों पर कुछ कंट्रोल किया गया था। इसके अलावा कंपनी में जो शासन चल रहा था, कंपनी का स्वशासन, उस पर भी कुछ कंट्रोल किया गया था। इसीलिए इसको नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उसकी बात बाद में करेंगे। तो पहली बार भारत में एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद जो गवर्नर जनरल की थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बनी। ये सवाल खूब आता है, अक्सर आता है, हर एग्जाम में आता है। अब इसमें लिखा है कि इसमें पहली बार किसी भारतीय को लिया गया। पहली बार जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो 1858 के बाद वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल का नया नाम क्या हो गया? 1858 के एक्ट से वायसराय हो गया। तो अब ये वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गई। अभी सवाल आएगा कि पहली बार कब ये ज़रूरी हुआ कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में कम से कम एक इंडियन को लिया जाएगा। आगे बताते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कानूनी मान्यता 1773 के एक्ट से। जो कंपनी का डायरेक्टर था या कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टर थे, उन्हीं को हम कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो पार्लियामेंट ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसको लीगल वैलिडिटी या कानूनी मान्यता दे दी थी। अच्छा, अब भारत में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है? लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधायी परिषद। आप देखें ना, आज की जो हमारी संसद है ना, लोकसभा और राज्यसभा, हमने किसके नमूने पर बनाई है? अंग्रेज़ों के नमूने पर या ब्रिटिश नमूने पर बनाई है। आप लोग जानते ही हैं, जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट किसके नमूने पर बनी है? इंग्लैंड के नमूने पर बनी है। तो पार्लियामेंट जो है वो एक दिन में नहीं बन गई है, इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। इसकी शुरुआत कब हुई? भारत में पार्लियामेंट को बनाने की या असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की जो शुरुआत होती है, कहाँ से होती है? देखिए, 1853 का जो एक्ट था उसमें एक व्यवस्था थी कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब भी कानून बनाने के लिए बैठेगी, जैसे आज संसद बैठती है, कानून बनाने के लिए तो बैठती है, संसद के सत्र होते हैं ना, तो कि मुख्य मुद्दा क्या है? कानून बनाना है, नए कानून बनाना, और वर्तमान कानूनों में अगर कोई संशोधन है तो वो करना, या सरकार से सवाल जवाब करना, यही तो होता है सेशन में। तो अब जो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, आप देखें ना, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद ये एक ऐसी संस्था थी जो पॉलिसी भी खुद ही बना रही थी और उन पॉलिसी को लागू भी खुद ही कर रही थी। इनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं था, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर नहीं थी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर थी तो जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके लिए थी। अब वो लंदन में बैठे हैं, उन्हें पता नहीं है क्या हो रहा है, साल में एक बार उनको रिपोर्ट भेजी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नर जनरल होता था वो पूरी तरह से स्वतंत्र था, उस पर कोई खास कंट्रोल था नहीं। वो भारत में एक तरह का नवाब बादशाह, राजा महाराजा था। साल में एक आध बार आदेश आते थे और साल में एक आध बार उसको रिपोर्ट देनी होती थी, वो फॉर्मेलिटी जैसा ही कुछ होता था, समझ रहे ना। लेकिन 1853 के एक्ट से या 1853 के चार्टर एक्ट से ये व्यवस्था की इंग्लैंड की संसद ने कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जब भी कानून बनाने के लिए बैठेंगे। अच्छा, इस समय गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में टोटल 6 मेंबर थे। आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले टोटल 5 मेंबर थे। 1833 के एक्ट से इसमें एक अस्थायी और नया सदस्य जोड़ा गया जिसको हमने कहा कानूनी सदस्य या विधि सदस्य या लॉ मेंबर। ये आप लोग लिखते रहना ना,
अगर इसमें बोर्ड पे सामने लिखा हुआ नहीं है तो जो नई चीज़ मैं बताऊं वो लिख लेना आप लोग। और आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठें, जो भी नई चीज़ सामने आए तो उसको आप लिख जरूर लें। बाकी ज़्यादातर चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिख रखी हैं। तो 1853 के एक्ट से ये व्यवस्था हुई, इंग्लैंड की संसद ने ये कानून बनाया। बात समझ में आ रही है भाई? अनिल जी क्या बात कर रहे हैं हम? बात कुछ समझ में आ रही है या तेज तेज बोल रहे हैं हम? ठीक हो रहा है? अच्छा, 1853 का एक्ट आया। 1853 के एक्ट में ये व्यवस्था हुई कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब कानून बनाने के लिए बैठेगी तो क्या होगा, गवर्नर जनरल उसमें 6 एक्स्ट्रा मेंबर जोड़ेगा। जब आप लोग कानून बनाने के लिए बैठोगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब कानून बनाने के लिए बैठेगी तो इसमें 6 मेंबर और जोड़े जाएंगे। इनको कहा गया था अतिरिक्त सदस्य। इसको ध्यान से सुन लीजिए। गवर्नर जनरल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। अभी तक क्या हो रहा है, ये पॉलिसी खुद ही बना रहे हैं और खुद ही उनको लागू कर रहे हैं। अब ये हो गया कि भाई आप तो केवल काम करना जानते हो, पॉलिसी बनाने में कैसे एक्सपर्ट हो सकते हो आप? आपको हर मसले की जानकारी कैसे हो सकती है? जैसे मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे टीचर हैं तो आप इंजीनियर तो नहीं हो सकते ना। या मान लीजिए आप टीचर बहुत अच्छे हैं, इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं आप, तो आपसे मैं ये उम्मीद भी कर लूँ कि आप वकील भी अच्छे होंगे। अब मान लो आपने जो है भारत में जो कोर्ट सिस्टम है, न्यायपालिका व्यवस्था है, उसके लिए कोई पॉलिसी बनानी है, लेकिन आपको उसका कुछ अता पता है नहीं, तो कैसे बनाएंगे बेहतर पॉलिसी? आपको जब उस समस्याओं का पता नहीं है तो बेहतर पॉलिसी कैसे बनाएंगे? तो यही बात ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोची कि अब कंपनी का जो दायरा है भारत में बढ़ता जा रहा है। अब आप रेल भी चला रहे हो, आप पानी के जहाज़ भी चला रहे हो, आप व्यापार भी कर रहे हो। पहले तो आप केवल व्यापार करने आए थे, आप व्यापार करते थे, फिर आप युद्ध करने लगे। अब व्यापार और युद्ध के साथ साथ आपने यहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी डेवलप कर लिया, आप कानून भी बना रहे हो भारतीयों के लिए, आप भारतीयों के लिए स्कूल कॉलेज भी चला रहे हो, अस्पताल भी चला रहे हो, है ना, आपने कोर्ट बना रखे हैं, है ना, लगान सिस्टम आपका अलग है, सब कुछ भारतीयों के जीवन पर सारा कंट्रोल हो गया है। तो जो भी एक सरकार करती है वो सभी तरह के काम आप कर रहे हो। तो आप जो गिने चुने लोग हो, हर मामले के एक्सपर्ट आप नहीं हो सकते। तो फ्यूचर में भारत में बेहतर प्रशासन हो, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो, भारतीयों का वेलफेयर हो, ब्रिटिश राज या कंपनी का राज यहाँ बेहतर ढंग से काम करे, इसके लिए पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए। कहते हैं ना, देखो कोई भी काम हम करते हैं ना तो प्लानिंग करते हैं ना, पॉलिसी बनाते हैं, तो कहते हैं ना कि जितनी अच्छी पॉलिसी होगी उतना बेहतर ढंग से काम होगा। पूरा का पूरा केंद्रीय सचिवालय और राज्य सचिवालय बैठा है, किस लिए बैठा? पॉलिसी बनाने के लिए तो बैठा है। तो केंद्र सचिवालय और राज्य सचिवालय जो है इसमें भी एडवाइज़र आते हैं फील्ड की जानकारी देने के लिए। तो यही कुछ सोच थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कि भाई जब आप गवर्नर जनरल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब भी कानून बनाने के लिए बैठेगी या पॉलिसी बनाने के लिए बैठेगी तो अपने साथ 6 एक्स्ट्रा मेंबर जोड़ेगी जो अलग अलग फील्ड के होंगे। उसमें एक शर्त ये भी लागू कर दी थी कि इन 6 एक्स्ट्रा मेंबर्स में सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा और एक जूनियर जज होगा। जूनियर जज समझते हैं? छोटा जज। एक चीफ जस्टिस और एक अदर जज। सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 2 मेंबर आपने ये लेने हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक अदर जस्टिस। बाकी 4 मेंबर और अलग अलग फील्ड से आपने लेने हैं। अच्छा, गवर्नर जनरल ने ले लिए थे, 2 मेंबर तो फिक्स कर दिए, एक चीफ जस्टिस और एक अदर जस्टिस। बाकी 4 मेंबर अलग अलग क्षेत्र से लेने, कौन लेने, किसे लेने, ये आप जानो। इन मेंबर को कहा गया, क्या कहा गया इन मेंबर को? अतिरिक्त सदस्य। इनको कहा गया गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के अतिरिक्त सदस्य, एक्स्ट्रा मेंबर, या इनको कहा गया लेजिस्लेचरी मेंबर या विधायी सदस्य या कानून बनाने वाले सदस्य। अच्छा, इनके लिए कोई फिक्स कार्यकाल नहीं था, फिक्स टेन्योर नहीं था कि जब गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल कानून बनाने के लिए बैठेगी तो ये 6 लोग बुला लिए जाएंगे और जैसे ही कानून बनाना ख़त्म इनका काम भी ख़त्म, तुम भी अपने ऑफिस में, जो मूल ऑफिस जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। तो भारत में अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो जो शुरुआत हुई वो 1853 के एक्ट से शुरू हुई, लेकिन इसको लीगल वैलिडिटी या कानूनी मान्यता या इसकी आप कह सकते हैं औपचारिक शुरुआत, फॉर्मल जो इनिशिएटिंग है इसकी, वो कब से हुई? वो हुई 1861 के एक्ट से। तब इसको नाम दिया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, शाही विधायी परिषद। 1861 का जो एक्ट आया उसका नाम ही था इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। पहला था ये जो काउंसिल एक्ट है, पहला काउंसिल एक्ट था, इसका नाम ही था भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट। 1861 में आया था ये, ठीक है। और इसमें ये कहा गया था पहली बार कि भाई कानून बनाने के लिए इसमें कुछ भारतीयों को भी आप शामिल करो। देखो 1857 का विद्रोह हो गया, हमने भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी,
तो जब हमने लड़ाई लड़ी, विद्रोह शांत हो गया, 1858 तक आते आते, लास्ट तक आते आते विद्रोह शांत हो गया। अंग्रेज़ों ने भी सोचा कि ये बगावत क्यों हुई, तो एक ये कंक्लूजन निकल के आया कि बगावत इसलिए हुई कि हमें भारतीयों के रीति रिवाजों का कुछ पता नहीं है। हमने भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में दखल दी, उनके राजनीतिक मामलों में दखल दी, इससे धीरे धीरे उनमें गुस्सा भरता गया, वो सारे एकजुट हो गए हमारे खिलाफ। तो भविष्य में ऐसा क्या करें जिससे कि भारतीय हमारे खिलाफ बगावत ना करें, भविष्य में ऐसा क्या हो कि ब्रिटिश राज जो है लंबे समय तक यहाँ चलता रहे। तो अच्छा साहब, तो ठीक है भाई, जब भी हम कानून बनाएंगे या पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें भारतीयों का रुख भी जानेंगे, भारतीयों का क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, ये भी जानेंगे। तो कैसे जानेंगे, तो इसके लिए व्यवस्था ये हुई कि ये जो 1853 की जो काउंसिल थी जिसमें 6 एक्स्ट्रा मेंबर जोड़े रह रहे थे, अब ये हो गई वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें वायसराय से कहा गया कि इसमें आप 12 एक्स्ट्रा मेंबर जोड़ोगे। देखो 6 मेंबर तो आपके वही हैं, वायसराय खुद और 5 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर। मैंने आपको बताया ना, बात साथ कट गई। 1833 के एक्ट से गवर्नर जनरल की काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार एक अस्थायी सदस्य जोड़ा गया जिसका नाम था कानूनी सदस्य या विधि सदस्य या लॉ मेंबर। अच्छा, कानूनी सदस्य, विधि सदस्य या लॉ मेंबर का मतलब क्या हुआ भाई? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक ऐसा मेंबर जो कानून का जानकार हो, बस, जो विधि का या लॉ का जानकार हो, और वो मिला उन्हें लॉर्ड मैकाले के रूप में। विलियम बेंटिक जो थे वो लॉर्ड मैकाले की बुद्धिमत्ता से, उनके व्यक्तित्व से, उनके बोलने के नज़रिए से, उनकी जो नॉलेज थी, उनका जो ज्ञान था, उससे बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले को लिया अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अतिरिक्त कानूनी सदस्य के रूप में। 1833 के एक्ट से ये आया। अब ये जो था ना, अस्थायी मेंबर था। अस्थायी का मतलब क्या था कि हमेशा के लिए नहीं था, ये इसको एक बार ले लिया गया था लेकिन हमेशा के लिए नहीं था, कभी भी इसको हटाया जा सकता था। बाकी जो मेंबर थे वो सारे स्थायी थे। पद स्थायी था, पद पर बैठने वाला व्यक्ति स्थायी नहीं होता। आप देखें, डीएम का पद स्थायी है, डीएम के पद पर बैठने वाला व्यक्ति स्थायी नहीं होता है। आपके उधम सिंह नगर जिले का ही मिसाल है कि यहाँ पर एक डीएम आया और अगले दिन चला गया। एक दिन के डीएम भी यहाँ पर आए हैं, 2-2, 2.5 साल भी यहाँ डीएम रहे हैं, यहाँ पर एक दिन के डीएम भी आए हैं। और डीएम के बेचारे का पद तो ऐसे हो गया हमारे देश में, एसपी और डीएम का स्थिर ही नहीं है, कहीं 2 महीने, कहीं 2 दिन, तो कहीं 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 2 साल हो गया। ठीक है साहब, आगे चलें। तो कहाँ थे? हाँ, 1853 का जो एक्ट आया, इसमें जो कानूनी सदस्य था या विधि सदस्य था वो अब स्थायी कर दिया गया। तो अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अध्यक्ष के अलावा 5 अन्य सदस्य हो गए। तो इस तरह से टोटल मेंबर हो गए आपके 6। और 1861 में आके, यानी कि 1858 के एक्ट से गवर्नर जनरल का जो नया नाम हो गया वो हो गया वायसराय। तो अब ये हो गई वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें टोटल 6 मेंबर हो गए, जिसमें से एक कानूनी सदस्य भी था। तो भारत में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला कानूनी सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले था, है ना। ये सवाल खूब आता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति का जनक, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का जनक, प्रतियोगी परीक्षाओं का जनक लॉर्ड मैकाले, है ना। चलें, मैं आगे बताएंगे इसके बारे में अभी और। तो 1861 का जो एक्ट आया, इसमें कहा गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब 12 अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाएंगे। और ये जो 12 अतिरिक्त सदस्य हैं, इनका फिक्स टेन्योर हो गया। टेन्योर माने कार्यकाल, पदावधि। टेन्योर को हिंदी में कहते हैं पदावधि। अगर आप लोग आरओ एआरओ टाइप के एग्जाम देंगे ना, तो उसमें 20 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। 10 नंबर का इंग्लिश से हिंदी, 10 नंबर का हिंदी से इंग्लिश, एक वर्ड आता है, तो उसमें ट्रांसलेशन होता है। अभी जैसे मैंने बोला टेन्योर, तो टेन्योर का सही हिंदी जो रूपांतरण है, वैसे कुछ लोग इसको कार्यकाल लिख देंगे, लेकिन नहीं, पदावधि। ठीक है ना, टेन्योर का मतलब पदावधि। तो इनका जो कार्यकाल था या टेन्योर था वो 2 साल का था। जो एक्स्ट्रा मेंबर जो जोड़े गए थे, इनको फिक्स कार्यकाल दे दिया गया 2 साल का। ठीक है, और इनको कहा गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कानूनी सदस्य या विधायी सदस्य। अब ये पूरी की पूरी 6 परमानेंट मेंबर और 12 एक्स्ट्रा मेंबर। ध्यान रखना, 6 कौन? वायसराय प्लस 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, टोटल 6 हो गए, प्लस 12 एक्स्ट्रा मेंबर। ये 12 और 6 18 मिल करके कहलाए, यहाँ लिख दूँ कहीं, यहाँ लिख दूँ, ये कहलाए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, शाही विधायी परिषद। इंपीरियल माने शाही, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, शाही विधायी परिषद। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि भारत में पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अतिरिक्त सदस्य कब लिए गए?
1853 के एक्ट से कितने लिए गए? 6 लिए गए। इनका क्या काम था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय उसके मेंबर को कानूनी मामलों में सलाह देना। लेकिन अभी ध्यान रखना 1853 में इसका नाम लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था, इसका नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही था। ध्यान रखना था वो सुन, 1853 के एक्ट से काउंसिल में कानूनी सदस्य जोड़े गए, लेकिन इनका जो इस काउंसिल का जो नाम था अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही था, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम नहीं दिया गया था। लेकिन जब आप मेंस में या आपसे कोई पूछे कि भाई भारत में लोकसभा, राज्यसभा या जो संसद है इसका इतिहास क्या है, इसका गठन कैसे शुरू हुआ, तो आप 1853 से ही शुरू करोगे कि भाई पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए जिनका काम था काउंसिल को कानूनी मामलों पर सलाह देना। लेकिन इसका नाम लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था, न इनका कार्यकाल फिक्स था। जब कानून बनाने के लिए बैठेंगे तो ही आपको लिया जाएगा, उसके बाद आपको अपने मूल ऑफिस में आप चले जाओगे। 1861 का एक्ट आया तो पहली बार औपचारिक रूप से भारत में विधान परिषद बनी। विधान परिषद कह लो, विधानसभा कह लो, असेंबली कह लो, कुछ भी कह लो, वो बनी और इसका जो नाम था वो था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, है ना। तो अब पहली बार भारत में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी? 1861 के एक्ट से। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा है ना 2 इंडियन। देखो 1853 के एक्ट से क्या था, उसमें कहा गया था इसमें कुछ आप इंडियन को भी ले सकते हो, लेकिन इसमें एक कंपलसरी कर दिया गया कि इसमें आपने कम से कम 2 इंडियन जरूर लेने हैं, कम से कम 2 भारतीय आपने जरूर लेने। 1861 के एक्ट से ये था। फिर आगे चले, इसमें मैंने लिखा है वीटो एंड ऑर्डिनेंस। तो वीटो एंड ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है कि जो काउंसिल थी, अब आप देखें ना, जब अब बड़ा दिलचस्प मसला है ये कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर प्लस 12 एक्स्ट्रा मेंबर, जो 12 एक्स्ट्रा मेंबर हैं उनका कार्यकाल भी फिक्स कर दिया 2 साल का। तो क्या हमेशा उनके साथ लगे रहेंगे? नहीं, जब कानून बनाना होगा तब इन 12 मेंबर को बुलाया जाएगा। कार्यकाल तो इनका फिक्स है, ये चुन लिए गए हैं, चुन लिए गए हैं, नियुक्त कर दिए गए हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल से पहले इनको हटाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काउंसिल के साथ हमेशा काम करते रहेंगे, रोज बैठेंगे, नहीं। जब वायसराय और उसकी काउंसिल कानून बनाने के लिए बैठेंगे तो इनको बुलाया जाएगा। और ऐसे में ये पूरा का पूरा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस ये 12 एक्स्ट्रा मेंबर दोनों मिलकर कहलाएंगे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या शाही विधायी परिषद, या इन शॉर्ट ये आमतौर पर इसका नाम था लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में विधान परिषद या विधायी परिषद। क्लियर है? कुछ पूछना है? आगे चले, ठीक है। अब वीटो एंड ऑर्डिनेंस का मतलब क्या था? वीटो एंड ऑर्डिनेंस का मतलब ये था कि इसमें वायसराय जो था उसके पास वीटो पावर थी। वीटो पावर का मतलब क्या है? जैसे अब ये टोटल वायसराय सहित टोटल कितने मेंबर हो गए? 18 मेंबर हो गए। अब जो भी पॉलिसी बननी है वो मेजोरिटी से बननी है। अगर वायसराय ये चाहे कि भाई काउंसिल ने कोई कानून बनाया है, वायसराय नहीं चाहता कि ये पास हो, तो वायसराय उसको वीटो कर सकता था। वीटो मतलब मैं इसको मना करता हूँ, मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करता हूँ। फाइनली जो सिग्नेचर होने थे वो वायसराय के होने थे। आज जैसे देखते हैं ना कि संसद में कोई कानून तभी पास हुआ माना जाएगा कि जब उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दें। तो ये रिवाज यहीं से शुरू हुआ। काउंसिल ने कानून बना दिया, वोटिंग हो गई, हाँ भाई ये कानून पास हो गया, लेकिन वो पास तब तक हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि वायसराय उस पर सिग्नेचर ना कर दे। अगर वायसराय सिग्नेचर करने से मना कर देता है तो अर्थात वायसराय ने वीटो का इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और भी थी यहाँ पर कि अगर काउंसिल कोई कानून ना बनाए, मान लीजिए कोई कानून बनना है लेकिन काउंसिल उस कानून को बनाने में पहल ही ना करे। जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ बहुत से काम ऐसे हैं जो तभी होंगे जब संसद उसके लिए कानून बनाएगी, संसद उसके लिए कानून बनाएगी। अब होता है क्या, जब किसी वजह से संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पास पावर है अध्यादेश लाने की, है ना। तो ये पावर जिसे हम ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कहते हैं वायसराय को दे दी गई कि वायसराय कभी भी अध्यादेश ला सकता है। इसके अलावा एक दिलचस्प चीज़ और थी, अध्यादेश तो वो ला ही सकता है। अच्छा, अध्यादेश लाएगा तो अब जब अगली बार काउंसिल बैठेगी तो उसमें उसको मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा वो खुद भी अपने सिंपल एक ऑर्डर से ही कह सकता था कि ये कानून पास हो गया। अध्यादेश जैसा ही था। अध्यादेश को तो फिर से आपने काउंसिल के सामने रखना हो, पास कराना है, लेकिन एक उसके पास अधिकार और भी था कि अगर काउंसिल किसी कानून को पास ना करे तो खुद ही अपने सिग्नेचर से कोई भी नोटिफिकेशन या सूचना जारी कर सकता है कि ये कानून बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो विधानसभा या संसद की शुरुआत तो हो रही थी, लेकिन वो भी हल्के हल्के या डरे डरे रूप में हो रही थी। वायसराय को बहुत सारे अधिक अधिकार दे दिए गए थे। भाई सुप्रीम पावर तो हो गई है, ऑर्डिनेंस भी ला सकते हो, वीटो भी आप जो है वीटो पावर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके अलावा किसी कानून को खुद ही पास हुआ माना कह सकते हो।
ठीक है ना, लेकिन फिर भी शुरुआत तो हो गई थी, समझे ना। 18 आपसे सवाल पूछेगा कि 1861 के भारत में वायसराय को वीटो पावर कब मिली। वैसे तो जो 1773 का ध्यान रखना, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल में वीटो पावर नहीं थी, वीटो पावर नहीं थी, ध्यान रखना, वीटो पावर नहीं थी। जो भी काम होने हैं वो मेजोरिटी से होने। लेकिन जब पिट्स एक्ट आया 1784 का, जो पिट्स एक्ट आया और उसमें भी यही हाल था, लेकिन 1786 में जब एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या इसको कैसा कहते हैं, तो इसमें क्या गया था, वायसराय को, उस समय तो खैर उसका नाम हुआ था गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई थी काउंसिल में। हुआ ये था कि पहले 1+4 टोटल 5 मेंबर थे, लेकिन 1786 के एक्ट में ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 से घटा करके 3 मेंबर कर दिए गए। अब पहले होता था 1+4, अब हो गया 1+3, टोटल 4 मेंबर हो गए और गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई। वीटो पावर का मतलब ये है कि अगर वहाँ वीटो पावर का मतलब ये था कि अगर दो लोग बराबर हो जाते हैं, 2 वोट बराबर हो जाते हैं, भाई पहले क्या था 5 मेंबर थे, तो 5 में से 3 जिधर हों तो वो कानून पास होगा। अब होता क्या था कि अक्सर 3 लोग गवर्नर जनरल के खिलाफ हो जाते थे, तो वो काम कर नहीं पाता था। 1786 में क्या गया कि ये 5 की जगह टोटल मेंबर इसमें हो गए 4, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 4 की जगह मेंबर घटा दिए, 3 कर दिए, ठीक है ना। उसमें 4 की जगह कितने मेंबर कर दिए, 3 मेंबर कर दिए। चौथा जो हो गया गवर्नर जनरल खुद हो गया, अब टोटल मेंबर हो गए 4। अब वोटिंग होगी, अब वोटिंग की स्थिति में अगर 2 वोट बराबर हो जाते हैं, यानी 2 वोट एक तरफ और 2 वोट एक तरफ, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल को यह अधिकार था डिसाइडिंग वोट देने का। एक तरह से वही वीटो था, अगर वो चाहता तो काम हो जाता, वो चाहता तो काम नहीं होता। 4 लोग हैं, अब गवर्नर जनरल को किसी एक मेंबर को साधना है। टोटल मेंबर कितने हैं वहाँ पर, टोटल 4 हैं, एक जो है गवर्नर जनरल खुद और 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर। उन 3 में से किसी एक को साधना है, एक को अपने साथ ले लिया, एक को खुद है, 2 लोग हो गए। अब वो जो चाहेगा वही होगा। काउंसिल में वोटिंग होगी, वो दोनों एक साथ हो गए, 2 उनके खिलाफ हैं, वोट बराबर हो गए, अब जैसा वो चाहेगा वैसा होगा। वोट बराबर होने की स्थिति में जैसे होता है ना, वो क्या है, वो स्पीकर का निर्णायक वोट, जब वोट बराबर हो जाए तो फिर वो जिधर को फैसला देगा वो फैसला माना जाएगा, समझ रहे ना। तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा अधिकार मिला था, लेकिन यहाँ पर क्या है 1861 के एक्ट में इसको स्पष्ट वीटो पावर मिल गई थी कि वो चाहता तो किसी काउंसिल के किसी भी एक्ट को नाकार सकता था। इसके अलावा इसे अध्यादेश जारी करने की पावर भी मिल गई थी, ठीक है ना। 1892 का एक्ट आया, इसको भी हम कहते थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भाई हमने भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी है, किसमें, कानून बनाने में, राजनीति में या कानून बनाने में हमने भारतीयों का और सहयोग लेना है। तो इसका मतलब कुछ नहीं था, इसका मतलब ये था कि ये जो आप देख रहे हैं ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें जो एक्स्ट्रा मेंबर हैं और ज़्यादा जोड़े जाएंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर तो हैं ही हैं, एक्स्ट्रा मेंबर इसमें और जोड़े जाएंगे और इसमें भारतीयों को भी लिया जाएगा। अब भारतीयों को 2 तरह से लिया जाएगा, एक तो वायसराय नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेट का मतलब आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो ऐसी आम आदमी को थोड़ी, सड़क पे फेरी लगाने वाले को थोड़ी ले लेगा। राजा, महाराजा, नवाब, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इलीट घराने के जो लोग थे उनको वो अपनी काउंसिल में ले लेता था। लेकिन उससे ये कहा गया कि इनमें से कुछ इंडियन जो हैं वो चुनाव के द्वारा लिए जाएंगे, इनमें से कुछ इंडियन जो हैं इलेक्शन के थ्रू लिए जाएंगे, इलेक्शन होगा साहब। लेकिन उसमें भी तमाम तरह की दिक्कतें थी। जैसे आज तो देखते हैं ना, हमारे हर राज्य में जो लोकसभा या राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं आबादी के आधार पर जाते हैं ना, आबादी के अनुसार जाते हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, वोट देने का अधिकार बहुत ही सीमित था। राजा, नवाब, महाराजा इस टाइप के टाइटल हों आपके पास तो आपको वोट देने का राइट है। साल में कम से कम 1000 रुपये का लगान आप देते हो तो आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार जो होता है वो नहीं था। लेकिन फिर भी भारत में इलेक्शन की शुरुआत हो गई। सवाल आता है कि काउंसिल में इलेक्शन की शुरुआत, ये भारत में इलेक्शन की शुरुआत सबसे पहले कब हुई, तो ये 1892 के एक्ट से शुरू हो गई काउंसिल में। वैसे तो लॉर्ड रिपन ने जो स्थानीय बोर्ड थे, लोकल बोर्ड, जिन्हें आज आप ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम कहते हो, यहाँ पर रिपन ने इसके इलेक्शन की शुरुआत कर दी थी, वो बात अलग है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्शन की शुरुआत हुई हल्की सी, वो 1892 के एक्ट से शुरू हुई। एक बात ये भी कहते हैं कि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से शुरू हुआ, 1892 के एक्ट से शुरू हुआ। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या था ये किसी अलग क्लास में आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का हुआ 1861 के एक्ट से,
भारत में औपचारिक रूप से लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी पहली बार? 1861 के एक्ट से। लेजिस्लेटिव काउंसिल में या भारतीयों को कानून बनाने में शामिल सबसे पहली बार कब किया गया? 1861 के एक्ट से। वीटो ऑर्डिनेंस कब मिला? 1861 के एक्ट से। भारतीयों की भागीदारी और कब बढ़ी? 1892 के एक्ट से। स्पेशली काउंसिल एक्ट कौन सा ऐसा था जो आया जिसका नारा ये था कि कानून बनाने में भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग लिया जाएगा? तो 1892 का एक्ट है ना। और एक सवाल खूब आता है, पेट क्वेश्चन है हर एग्जामिनर का, कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत किस एक्ट से हुई? 1892 के एक्ट से। तो इन पर और भी बातें होती रहेंगी, काउंसिल पर और भी बातें होती रहेंगी, और काउंसिल के लिए अलग से स्पेशल क्लास होगी। इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है। इसका दूसरा पार्ट मैं अभी बनाता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपनी याददाश्त के लिए पार्ट 1। ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 अभी आपसे हम डिस्कस करते हैं। इसमें इतना ही। थैंक यू।